नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। भारत के अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों पर अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन बोले हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के संबंधों पर पुतिन ने क्यों किया पाकिस्तान का एक हिसाब से बचाव। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोस्ती का हवाला देकर एक ऐसा बड़ा दांव चल दिया है जो हर भारतीय को हैरान कर देगा। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कहा है विश्व गुरु बनने की भारत की तैयारी अभी अधूरी है। और क्यों कहा, कमजोर को झुकना ही पड़ता है। इन सभी बड़ी खबरों के अलावा बुलेटिन में देश और दुनिया की जरूरी खबरें हैं। पहले जान लेते हैं 5 बड़ी खबरें। भारत अमेरिका की बढ़ती दोस्ती पर बोले पुतिन, कहा हमारे बीच कोई तनाव नहीं। चीन पाक संबंधों पर बोले पुतिन, कहा पाकिस्तान चीन की कठपुतली नहीं, वो आजाद देश है। ट्रंप बोले भारत से बहुत पैसा कमा रहे हैं पर डील होगी क्योंकि मोदी मेरे मित्र हैं। अमेरिकी राजदूत बोले एक ताकतवर पाकिस्तान अमेरिका के हित में है। मोहन भागवत बोले भारत बनेगा विश्व गुरु पर तैयारी अभी अधूरी है, कमजोर को झुकना पड़ता है। अब शुरुआत करते हैं भारत पीएम की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों पर पुतिन के बयान से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के नेतृत्व और भारत की तरक्की की तारीफ करते हुए कहा कि भारत पर दबाव बनाने की पश्चिमी देशों की हर कोशिश नाकाम होगी। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पुतिन ने साफ कहा कि भारत की शानदार तरक्की अचानक क्या हवा में नहीं हुई, ये पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व और भारत सरकार की कड़ी मेहनत का नतीजा है। रूस को पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में दोनों देशों का व्यापार $100 अरब तक पहुंच जाएगा। पुतिन ने भारत की स्वतंत्र देश नीति की सराहते हुए कहा कि भारत हमेशा अपने देश को ज्यादा फायदा अपना देखता है। पुतिन से जब पत्रकार ने पूछा, कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका के साथ भारत की नजदीकियों की वजह से रूस के साथ तनाव बढ़ रहा है। इस पर पुतिन ने कहा, आपकी ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हमें इस बात की खुशी है कि भारत उन सभी देशों के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है जो उसके लिए जरूरी है। भारत एक महान देश है। पुतिन ने कहा कि हालांकि कुछ पश्चिमी देश लगातार भारत पर रूस की दूरी बनाने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि पीएम मोदी और भारत पर ऐसा कोई भी दबाव काम नहीं करेगा। भारत एक बेहद सच्चा और हर मुश्किल वक्त में साथ निभाने वाला भरोसेमंद साथी है। इसलिए रूस अपनी इस पुरानी और पक्की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को दुनिया को चलाने वाले 4 प्रमुख देशों में गिनाते हुए भारत को अपना सबसे आधुनिक सुखोई 57 लड़ाकू विमान मिलकर बनाने का बड़ा ऑफर दिया। पुतिन ने भारत, चीन, अमेरिका और रूस को दुनिया को चलाने वाले 4 सबसे प्रमुख देशों में शामिल किया। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने भारत के साथ अपने सैन्य रिश्तों को और मजबूत करने का ऐलान किया। उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए रूस के सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 का ऑफर दिया। रूस इस बेहद संवेदनशील और अत्याधुनिक तकनीक को भारत के साथ पूरी तरह साझा करने के लिए तैयार है। ये पूरा प्रोजेक्ट ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे दोनों देशों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी। इसके तहत भारत इस फाइटर जेट के जरूरी कलपुर्जे खुद अपने देश में ही बना सकेगा। बातचीत के दौरान पुतिन से भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने बहुत ही सधा हुआ जवाब देते हुए कहा, रूस इस मामले में कोई दखल नहीं देगा। उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बिना किसी बाहरी मदद के इस मामले को शांति से सुलझा लेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें पाकिस्तान को चीन की कठपुतली बताया गया। पुतिन ने सवाल के जवाब में कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर से जुड़े मामलों की पेचीदगियों को अच्छी तरह समझते हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में है। मुझे ऐसा नहीं लगता। सबसे पहले पाकिस्तान एक बड़ा देश है, उसके अलग अलग देशों के साथ कई तरह के रिश्ते हैं। बेशक पाकिस्तान के लिए रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ सहयोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, लेकिन हर कोई चीन के साथ रिश्ते बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए जल्द ही भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता होने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मैं मोदी को बहुत पसंद करता हूं और हमारे रिश्ते काफी मजबूत हैं। इसी दोस्ती की वजह से दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार की बातचीत सफल होगी। हालांकि ट्रंप ने बातचीत के दौरान भारत पर एक बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भारत ने कई सालों तक अमेरिका की नीतियों का गलत फायदा उठाया है। भारत पहले अमेरिकी सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स वसूलता था और खुद कुछ नहीं देता था, मगर अब पासा पूरी तरह पलट चुका है और हम भारत के साथ बहुत पैसा कमा रहे हैं।
लेकिन हमारे बीच एक समझौता जरूर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करता हूं। वो मेरे एक बहुत बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच बहुत पटती है, हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। बता दें, डील की चर्चा के बीच ही अमेरिकी प्रशासन ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% और टैक्स लगाने की योजना भी बना ली है। अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत नेटली ए बेकर ने पाकिस्तान के साथ मजबूत होते रिश्तों की तारीफ करते हुए कहा, एक ताकतवर पाकिस्तान अमेरिका के हित में है। इस्लामाबाद में एक खास कार्यक्रम में नेटली ए बेकर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस साझेदारी को बहुत जरूरी मानते हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि एक मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। नेटली बेकर ने अमेरिका और ईरान के बीच हुई ऐतिहासिक बातचीत की मेजबानी के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अच्छे संबंधों की वजह से ही यह मुश्किल काम मुमकिन हो पाया। इसके अलावा उन्होंने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और खेल के मजबूत होते रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल पाकिस्तान में ही बन रही है। पीएम मोदी ने दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स से मुलाकात की, जिस पर कांग्रेस ने अमेरिकी विदेश मंत्री के पुराने बयान का हवाला देकर सरकार पर तंज कसा। दरअसल भारत इस समय वेनेजुएला से भारी मात्रा में कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ाने की पूरी तैयारी में है, लेकिन इस मुलाकात को लेकर अब देश में एक नया राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुछ ही दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति ऊर्जा मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत का दौरा करेंगे। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि अमेरिकी विदेश मंत्री के ऐलान के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आ चुके हैं और मोदी जी खुद उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने पूछा है, आखिर हमारी सरकार को चला कौन रहा है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत के पास दुनिया की हर मुश्किल का हल है, लेकिन अधूरी तैयारी हमें विश्वगुरु बनने से रोक रही है। भागवत ने साफ कहा कि अब भारत का समय आ चुका है, मगर समय का फायदा उठाने के लिए हमें खुद को मजबूत करना होगा। आज दुनिया भर में भारत कई तरह के युद्ध और संकट चल रहे हैं। इन झगड़ों का असर उन देशों पर भी पड़ रहा है जो इसमें शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से हमारे देश में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। असल में आज की दुनिया सिर्फ उसी की बात सुनती है जिसके पास ताकत होती है। इसलिए हमें अपने देश को हर मामले में बहुत शक्तिशाली और समृद्ध बनाना होगा। सच को भी लोग तभी मानते हैं जब उसे कहने वाला कोई ताकतवर इंसान हो। कमजोर देशों को आज की दुनिया में अपनी बात मनवाने के लिए झुकना पड़ता है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरी वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी के मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो आप बुलेटिन में आगे देखिए। ईरानी राजदूत बोले, दुख की घड़ी में साथ खड़े रहे भारतीय लोग। अमेरिका से भारत आ रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के प्रस्ताव पर गहराई राजनीति। और निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट में रणनीतिक उद्देश्य नहीं, वित्त मंत्रालय ने 2024 में कहा था। ईरानी राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहली ने अपने दोनों नेताओं की मौत पर भारत के लोगों द्वारा जताई गई गहरी संवेदनाओं के लिए पूरे देश का शुक्रिया अदा किया। राजदूत ने कहा कि उनके देश इस समय अपने 2 बड़े नेताओं को खोने का गहरा दुख मना रहा है। संकट की इस घड़ी में भारत के लोग लगातार ईरान के नागरिकों के साथ मजबूती से खड़े रहे। भारतीयों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी गहरी हमदर्दी और संवेदनाएं जाहिर की। देश के आम लोग खुद आगे आए और ईरान के इस बड़े दुख में दिल में शामिल हुए। इसी बात से अभिभूत होकर ईरानी राजदूत ने भारत के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत के सभी नागरिकों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता दिखाई। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके अमेरिका छोड़कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, वो अपनी किस्मत को संविधान के भरोसे छोड़कर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने समर्थकों से आगामी 6 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पर जुटने की अपील की थी। दीपके बोस्टन से पढ़ाई पूरी कर वापस लौट रहे हैं और उनके इस प्रदर्शन का मकसद नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है। मध्य प्रदेश में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी करने के प्रस्ताव पर एक नया राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद शुरू हो गया।
साल 1970 में शुरू हुई इस यूनिवर्सिटी का नाम पहले भोपाल यूनिवर्सिटी था। इसके बाद साल 1988 में महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की याद में इसका नाम बदला गया। अब नए प्रस्ताव में राजा भोज के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान को सबसे बड़ा आधार बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि राजा भोज का नाम भोपाल की पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस प्रस्ताव के एक खास हिस्से पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। इसमें राजा भोज की तुलना मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली से करते हुए एक बड़ी बात कही गई है। प्रस्ताव के मुताबिक राजा भोज के मुकाबले मौलाना बरकतुल्लाह का भोपाल के लिए कोई बड़ा योगदान नहीं दिखता। इसी बात को लेकर अब इतिहास और राजनीति के जानकार आमने सामने आ गए। कई लोगों का कहना है कि मौलाना बरकतुल्लाह सिर्फ भोपाल के रहने वाले नहीं थे, वो देश की आजादी की लड़ाई के एक बहुत बड़े और चमकीले सितारे थे। उन्होंने गदर आंदोलन में हिस्सा लिया और विदेशों में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। वो साल 1915 में अफगानिस्तान में बनी भारत की पहली अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी बने थे। वित्त मंत्रालय द्वारा जिस निकोबार बंदरगाह प्रोजेक्ट को रणनीतिक रूप से अधूरा बताया गया था, उसे रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक परियोजना घोषित कर दिया। दरअसल वित्त मंत्रालय की एक संस्था पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी पीआईबी ने अगस्त 2024 में इस प्रोजेक्ट पर कुछ आपत्तियां जताई थी। पीआईबी का कहना है कि इस प्रस्तावित बंदरगाह में कोई ठोस रणनीतिक उद्देश्य नजर नहीं आ रहे। इसके बाद उन्होंने जहाज रानी मंत्रालय को अपने प्रस्ताव में बदलाव करने और रणनीतिक उद्देश्य जोड़ने को सलाह दी थी, मगर अब उसके ठीक एक साल बाद लगभग पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। देश की रक्षा मंत्रालय ने इस बंदरगाह प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर एक रणनीतिक परियोजना के रूप में अधिसूचित कर दिया है। द हिंदू अखबार के मुताबिक मार्च 2026 में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के रिकॉर्ड से इस बड़े फैसले का खुलासा हुआ है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.